हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पीछे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्रिस्टल और अक्रिस्टल समाप्त कर चुके हैं और आगे हम लोग आज क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर पढ़ेंगे। और सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ठीक है, जिससे मैं वीडियो जब अपलोड करूं जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए गांव में पढ़ने वाले सभी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि अधिक से अधिक केमिस्ट्री का लाभ उन गरीब बच्चों को मिल सके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कोचिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर आकार के आधार पर। तो इसका आकार क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है। आकार इसका निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है क्यों होता है? तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला है गलनांक। गलनांक क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है, ठीक है। तो लिखते हैं इसे, क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है, ठीक है। अब ये गलनांक जो है ना, इससे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं शीतलन वक्र का, ठीक है। शीतलन वक्र की सहायता से समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित क्यों होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो अनिश्चित क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए हम अध्ययन करते हैं शीतलन वक्र, ठीक है। दोनों का एक कनेक्शन है और दोनों को अंतर के आधार पर भी हम यहाँ पर इसे लगा सकते हैं, बाद में इसे लगा देंगे, ठीक है। तो अंतर के आधार पर भी यहाँ पे लगा सकते हैं और दोनों में एक रिलेशन भी है। तो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं शीतलन वक्र से। शीतलन वक्र से चलिए देखते हैं। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि ठीक है, ये मैंने एक वक्र लिया है, ठीक है। इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? इधर ले लेते हैं टेम्परेचर और इधर लेते हैं टाइम, ठीक है। इधर टाइम लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो शीतलन वक्र, ठीक है, देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे भाप लेता हूँ। क्या लेता हूँ? भाप, ठीक है। मान लिया कि मैंने भाप का जो पहले टेम्परेचर था प्रारंभ में, ठीक है, वो 120 था। कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाद में जब हमने उसे ठंडा करना प्रारंभ किया, ठंडा करते 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 और जैसे ही टेम्परेचर किस पे आया है, जैसे ही टेम्परेचर कितने पे आया? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर कहाँ पहुंचा है?
भाप का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है, वैसे ही क्या होगा, अवस्था परिवर्तन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब अवस्था परिवर्तन में आपने देखा है ना, मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, तो जैसे ही अवस्था परिवर्तन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अवस्था परिवर्तन के समय जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहता है। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि जब हमने भाप को ठंडा किया, ठीक है, ठंडा करते 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 कहाँ पर पहुंच गए हम लोग, सॉरी, हाँ, ठंडा करते करते कहाँ पर पहुंच गए हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था परिवर्तन होगा, मतलब पूरी की पूरी भाप, जो भाप है वो द्रव में बदलना प्रारंभ करेगी, और तब तक यहाँ पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब तक कि यहाँ पर पूरी की पूरी भाप द्रव में नहीं बदल जाती है, तब तक यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, आगे, और जब इसे हम आगे और कंटिन्यू पूरी की पूरी, मतलब मान ली हमने कि पूरी की पूरी जो भाप थी वो द्रव में परिवर्तित हो गई है, उसके बाद अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे ठंडा करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही ये ठंडा करते 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 जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर कितना आया है, 0 डिग्री से, कितना आया है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या आया है, 0 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक है, कितना पहुंचा है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि मैंने फिर से स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पर यह अवस्था परिवर्तन प्रारंभ होगा, और तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तब तक ये क्या है कि क्या रहेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। ठीक है, ये था शीतलन वक्र। अब यहाँ से आपने क्या सीखा है कि जैसे ही क्या होता है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, ठीक है, अवस्था परिवर्तन यहाँ पर भी क्या हुआ है, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ठीक है, अब ये जो थी, इससे हम कह सकते हैं कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तो हमें एक नियतांक, मतलब कांस्टेंट तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि यहाँ पर जैसे ये ठोस में परिवर्तित हुआ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि पूरे का पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, अब ये अनिश्चित क्यों होता है, इधर देखते हैं कि ये अनिश्चित क्यों होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये दूसरा कर्व है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये, इसमें जो वक्र होता है, देखिए वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में कोई निश्चित व्यवस्था ना होने के कारण इसे जब भी हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं, तो ये क्या दिखती है हमें, ठीक है, सतत दिखती है, कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, ऐसे कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब पता नहीं चलता है कि अवस्था परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सतत दिख रहा है, क्योंकि इसकी अवस्था जब भी परिवर्तित होती है तो वहां पर
तापमान टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना, रबड़ या प्लास्टिक, ठीक है, या फिर कांच, ठीक है, साधारण कांच को हम जब भी गर्म करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, कि वो किस तापमान पर क्या होता है, कि वो किस तापमान पर अवस्था परिवर्तित कर रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और आपको बताता हूँ, यहीं पे शीतलन वक्र हम इसी में ये पॉइंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये 6 है, इसे 7 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम अगर इसे लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। क्या होता है? असतत होता है। असतत, ठीक है, असतत शीतलन वक्र प्राप्त होता है। और जब हम अक्रिस्टलीय ठोसों में देखते हैं तो यहाँ सतत शीतलन वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इधर टेम्परेचर ले सकते हैं इधर, और इधर हम क्या ले लेते हैं, टाइम, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोसों के लिए असतत शीतलन वक्र, और ये अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए सतत शीतलन वक्र, ठीक है। और इसी का कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, मतलब आपस में इन्हें जोड़ना सीखना है आपको, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, जब भी कोई भी सेंटेंस है उसे आप देखिए कि कहाँ कहाँ उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसका निश्चित क्यों होता है, गलनांक निश्चित क्यों होता है, यहाँ से पता चल रहा है हमें। इसका गलनांक अनिश्चित क्यों होता है, तो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन, पता नहीं चलता है कि अवस्था परिवर्तन हो रही है, कब हो रही है, कितना तापमान पे हो रही है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है अक्रिस्टलीय ठोसन, ठीक है। दूसरा आता है विदलन, हम लोग अगला पढ़ते हैं तो वो आता है विदलन, ठीक है। अब विदलन में क्या होता है कि जब भी किसी धारदार औजार से किसी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम काटते हैं तो काटने से जो सतह बनती है वो कैसी होती है, यहाँ पर जो सतह बनती है, जो नई सतह बनती है वो कैसी होती है, सपाट होती है, चिकनी और सपाट, ठीक है। सतह क्या होती है, काटने या तोड़ने पर नई सतह चिकनी और कैसी होती है, सपाट होती है, चिकनी और सपाट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत आसान है, और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। काटने या तोड़ने पर सतह नई सतह अनिश्चित कैसी होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है, अनिश्चित दिखती है। यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे घर में जो हम लोग खड़ा नमक यूज करते हैं, उसे जब भी तोड़ेंगे आप तो उसकी जो न्यू सतह बनेगी वो चिकनी और सपाट होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप
कांच ले सकते हैं। जब भी कांच को तोड़ेंगे, ठीक है, तो तोड़ेंगे या काटेंगे तो उसकी जो नई सतह बनेंगी ना वो अनिश्चित होंगी, मतलब वो सपाट नहीं होंगी, ठीक है, चिकनी और सपाट नहीं होंगी, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दैसिकता, ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं ये दैसिकता। तो चलिए पहले देख लेते हैं दैसिकता जो होती है वो, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी दैसिकता जो होती है वो विषम दैसिकता होती है। कैसी होती है? विषम दैसिकता, विषम विषम दैसिकता, ठीक है। कैसा होता है ये? विषम दैसिक होती है, ठीक है, ये विषम दैसिकता होती है इसमें, ठीक है। इसमें समदैसिकता होती है, समदैसिकता होती है, ठीक है। ये देखिए, तो इसे समझने के लिए आपने 10th क्लास में फिजिक्स में अपवर्तनांक नामक शब्द पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसे दोबारा से कंटिन्यूस करिए, उसे दोबारा से पढ़िए। तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि विषमदैसिकता और समदैसिकता क्या होती है। चलिए दोनों के लिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैसिक क्यों होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैसिक क्यों होते हैं, तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। देखिए विषमदैसिक समदैसिक एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे मैं NaCl लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ? NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो आप देखेंगे, एक चीज और बता देता हूँ, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl मतलब नमक, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे Na है, सोडियम है, ठीक है, तो एक सोडियम परमाणु को, एक सोडियम परमाणु को, एक सोडियम परमाणु को एक सोडियम परमाणु को 6 क्लोरीन घेर के रखती हैं। कितनी? 6 क्लोरीन घेर के रखती है, ठीक है। क्या होता है? 6 क्लोरीन घेर के रखती है, इस तरह से ये, ठीक है। और एक क्लोरीन परमाणु को 6 सोडियम परमाणु घेर के रखते हैं। कैसे? देखिए जरा, ठीक है, इस तरह से देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं आप कि एक सोडियम परमाणु को 6 क्लोरीन परमाणु ने घेर के रखा हुआ है और एक क्लोरीन परमाणु को 6 सोडियम परमाणुओं ने घेर के रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। 6 क्यों होता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 क्यों होता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि रीजन देख रहे हैं ना, अभी बताया ना हमने कि सोडियम, एक सोडियम परमाणु को 6 क्लोरीन परमाणु घेर के रखते हैं और एक क्लोरीन परमाणु को 6 सोडियम परमाणु घेर के रखते हैं। इसी कारण इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो सह संयोजन संख्या होती है, सॉरी, जो उप सह संयोजन संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसी का उदाहरण लेते हैं, हम दैसिकता समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है उसे देखिए जरा।
ये देखिए जैसे Na, ठीक है, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, ठीक है, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, ठीक है, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, Na, क्लोरीन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब हमने सिर्फ इमेजिन किया है, ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे हम किसी एंगल से देखते हैं, ठीक है, मान लिया कि हम इसे इस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, ठीक है, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं इस तरह से, तो इसका पैटर्न क्या दिख रहा है, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन। इसके इधर से देखेंगे तो एक क्लोरीन एक सोडियम, एक क्लोरीन एक सोडियम, ठीक है। अब दूसरा, अगर जो हम इसे ये एंगल देखते हैं, इस एंगल से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब हमें क्या दिखता है, ठीक है, तब हमें क्या दिखता है, इसे जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, इसे देखिए जरा। अब इस एंगल से अगर जो हम इसे देखते हैं तो हमें इधर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इधर क्या दिखता है, सोडियम 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 सोडियम, ठीक है। इसीलिए अब हम इसे किसी भी दिशा से देखते हैं तो हमें परिस्थितियां क्या दिखती हैं, विषम दिखती है, ठीक है, कैसी दिखती हैं, विषम दिखती है, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, क्या है, निश्चित नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता बोलते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, ठीक है। आगे अब इसी, ठीक है, कोई और ले लेते हैं उदाहरण, समदैशिक। ये समदैशिक क्यों होते हैं, मतलब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये समदैशिक क्यों होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे समझ लिया है। अब ये समदैशिक क्यों होते हैं आगे देखते हैं, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, इसे हम समदैशिक क्यों होता है। अब देखिए, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस ले लीजिए, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस मैंने ले लिया, यहाँ पर एक अक्रिस्टलीय ठोस लिया है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस में आपको पता है परमाणु अणु आयन, ठीक है, क्या व्यवस्था होती है कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे, चाहे इस एंगल से देख लीजिए चाहे इस एंगल से देख लीजिए, सब हमें क्या दिखेगा, समान नहीं दिखेगा, मतलब अंट बंट, मतलब जैसे ही भीड़ भाड़ है जैसे ऐसे है, तो क्या है इसमें, मतलब चाहे इधर से देखो तब भी वही, इधर से देखो तब भी वही, तो ये क्या होता है, समदैशिक प्रकृति का होता है, इस कारण इसे हम समदैशिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। अगला है इनकी प्रकृति, ठीक है, क्या है, प्रकृति इनकी। अब प्रकृति देखिए जरा, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक ठोस, क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये
क्या होते हैं, वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, और ये होते हैं आभासीय, या हम आभासीय के स्थान पर दूसरा शब्द लिखेंगे और वो है अति शीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। अब ये क्या होता है, अतिशीतित द्रव, ये क्या होता है? ठीक है, ये वास्तविक ठोस मतलब जो रियल में होते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं वास्तविक ठोस। ठीक है, अतिशीतित द्रव ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो समझते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, ठीक है, ये तो अतिशीतित द्रव को समझने से पहले हम थोड़ा और से देखते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब पहले समझ लीजिए यहाँ पर कि होता क्या है अतिशीतित द्रव, उसके बाद हम इसे और भी बताएंगे आपको। तो देखिए, जब किसी द्रव को, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक द्रव है और वो इस तापमान पर, ठीक है, क्या है, ये द्रव है, ठीक है। अब उसे हम ठंडा करेंगे, ठंडा करते 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 क्या करेंगे, इसे ठंडा किया हमने, धीरे 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 क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। अब ठंडा करते 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 करते, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, जिसपे ये क्या होगा, ठोस, ठीक है, क्या हो गया है, ठोस में परिवर्तित हो गया है। अब अगर जो हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करते करते हम क्या कहाँ ले जाएं इसे, कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा ना होके कहाँ हो, इधर -10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ये ठोस हो रहा है, क्या बन रहा है, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं अतिशीतित द्रव। जिस द्रव में इस तरह के गुण होते हैं उसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं अतिशीतित द्रव को। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपके लिए इस चीज को लिखा है। तो क्या लिखा है, अतिशीतित द्रव यदि पूर्णतः स्वच्छ बर्तन में धीरे धीरे, ठीक है, या हम एक शब्द यहाँ पे और जोड़ सकते हैं, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह अपने सामान्य हिमांक से नीचे बिना क्रिस्टलीकृत हुए पहुंच जाता है, इसे अतिशीतन कहते हैं। यह गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कोई द्रव है उसे धीरे धीरे ठंडा किया है, लेकिन उसके अंदर जो उसका सामान्य हिमांक है, ठीक है, मतलब जिस ताप पर वह द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा, ठीक है, उस ताप पर वो ठोस में परिवर्तित ना होकर कहाँ चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। 0 पर हो रहा था, अब वो -10 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में परिवर्तित होगा। इसी को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। और ये अतिशीतित द्रव अतिशीतन कहते हैं, और इस गुण को प्रदर्शित जो करता है उसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो इसलिए यह गुण किसमें होता है, ठीक है, उदाहरण है इसके कांच, उदाहरण है इसका क्या है, उदाहरण है इसका कांच, ठीक है, कांच और जल, ठीक है, जल में भी ये गुण होता है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग, तो वो क्या है, तो जैसे आप एक
ये अगला बच्चा हुआ हमारा, एक लास्ट बच्चा है, वो है अवयवी कणों की व्यवस्था। तो इसकी क्या होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। और इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, ये है, ठीक है। वो दीर्घ परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था, ठीक है। तो ये मैं हटाता हूँ, इसके बाद आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ कि दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। देखिए, दीर्घ परासी व्यवस्था में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर जो परमाणु अणु आयन होते हैं उनका जो व्यवस्था का क्रम होता है वो नियमित चलता रहता है, नियमित चलता रहता है, ठीक है। नियमित चलता रहता है इस तरह से, ये देखो, है ना, नियमित चलता रहता है, ठीक है। ये जैसे ये एक है, ये दो है, फिर से एक दो, एक दो, एक दो, ये पैटर्न चलता रहता है, मतलब एक नियमित व्यवस्था बनी रहती है उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लघु, इसे क्या कहते हैं, सॉरी, दीर्घ, दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता है इसमें परमाणु और आयनों की कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती है, ठीक है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कैसे देखेंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना। ये एक है, ये दो है, ये दो आ गया, ये एक आ गया, ये फिर से एक आ गया, फिर से इधर दो आ जाएगा, तो ये क्या हो गया है, लघु परासी व्यवस्था, ठीक है, लघु परासी व्यवस्था, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो पैटर्न होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, मतलब कि समान भी नहीं है, प्लस ये मतलब इसकी पुनरावृत्ति जो है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है, और ज़्यादा समय तक चलती भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लघु परासी छोटी चैन बनाएगी और ये लंबी सी श्रृंखला बनाते जाएंगे, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था, और इसे क्या कहते हैं, लघु परासी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपके अंतर हो गए हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर यहाँ पर समाप्त हुए हैं। आपका अगला टॉपिक जो है वो है क्रिस्टल जालक, ठीक है। आगे हम लोग अगले वीडियो में क्रिस्टल जालक डिस्कस करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करें, ठीक है, जिससे ये अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये गरीब यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव में रहने वाले विद्यार्थियों तक, छात्र छात्राओं तक ये पहुंच सके। नमस्कार।